हेलो, मैं डॉक्टर सीबी यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा एक अलग सेगमेंट पे करेंगे। वो है इस कॉलेज एजुकेशन से संबंधित पूछे जाने वाले सवाल। आपको विदित ही है कि कोई भी नियोक्ता हो, जिस जगह आप जा रहे हो, जिस संस्थान में आप जा रहे हो, उसके बारे में आपकी जानकारी कितनी है। ये एक बेसिक सी चीज़ है कि आप कॉलेज एजुकेशन में आप जा रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके बारे में आपकी जानकारी कितनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्कीम्स क्या चल रही है, उसके कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो क्या चल रहा है, उसके अदर अदर अगर हम देखें सेगमेंट्स देखें तो उनके बारे में आपको जानकारी है। उसमें कितने इंस्टीट्यूशंस है, कितने स्टूडेंट्स है, क्या उसकी दशा और दिशा है, क्या चुनौतियां हैं। इस तरह के सवाल जनरली साक्षात्कार में होते ही हैं। आज हम चर्चा करेंगे, स्पेशली जो चर्चा करेंगे आज हम वो कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जो कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। मेरे इस पूरे प्रोग्राम के भीतर मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बिहार से भी स्टूडेंट है क्योंकि वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी चल रहे हैं। लेकिन अभी मैं जो चर्चा करूँगा वो राजस्थान का जो कॉलेज शिक्षा विभाग से संबंधित जो सवाल बन सकते हैं और उनके क्या क्या हम जानकारियां दे सकते हैं, कैसे उनके आंसर्स दे, तो उसके बारे में एक सूचनात्मक और फिर क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो एक छोटा वीडियो बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि इसके जो कंटेंट है वो पहले से लिख लिए हैं ताकि समय की थोड़ी बचत हो जाए। तो इस पे एक डिस्कशन हम लोग करेंगे। हालांकि आरपीएससी के इंटरव्यूज का मैं देख रहा हूँ तो पहले इस तरह के सवाल नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे अब स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं हम लोग, हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे के आते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, तो उसके बारे में पता लग रहा है कि अब जो सवालों का ट्रेंड है वो दो तरफ बढ़ रहा है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी और दूसरा खुद कॉलेज एजुकेशन से संबंधित उस विद्यार्थी को कितनी जानकारी है या नहीं है। तो चलिए बिना समय गवाए मैं चर्चा शुरू कर ही देता हूँ, क्योंकि ये तो चर्चा है, इसका कोई एंड तो है नहीं। ज्ञान बांटना तो बांटे जाओ, भाषण दिए जाओ, लेकिन काम की बात करते हैं हम। तो मैंने कुछ कंटेंट लिख लिए हैं, तो मैं पहले वो कंटेंट पे सीधी सीधी चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, सबसे पहले ये जब राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग है तो उसके बारे में एक बेसिक चीज पता हो कि ये कॉलेज शिक्षा विभाग, आपको ये थोड़ी जानकारी है कि नहीं आप देख लेना, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, वहां तो होती है मिनिस्ट्री, मंत्रालय, लेकिन राज्यों में ये मिनिस्ट्री मंत्रालय नहीं होता। राज्यों में इसे कहते हैं विभाग, डिपार्टमेंट, जैसे कृषि विभाग, उद्योग विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग। लेकिन अभी क्या किया है कि जो उच्च शिक्षा विभाग है उसको फिर अलग अलग उस सेगमेंट में बांट दिया। जैसे कॉलेज शिक्षा अलग है राजस्थान में, तकनीकी शिक्षा अलग है, संस्कृति शिक्षा अलग है। तो हमारी चर्चा कॉलेज शिक्षा विभाग पे रहेगी। तो विभाग क्या है ये आपको समझ में आया कि विभाग वो है जहाँ सरकारों का डिवीजन होता है। और फिर उसके बारे में भी चलो बात ही चल गई तो मैं बता देता हूँ। जो विभाग होता है उस पे दो पार्ट, दो हिस्से होते हैं। एक होता है फिर सेक्रेटरेट और एक होता है डायरेक्टरेट। सेक्रेटरेट सचिवालय कहते हैं जिसे, जिसमें नीतियां बनती है, जिसमें प्लान तय होते हैं, जहाँ सेक्रेटरी बैठता है। और डायरेक्टरेट जहाँ वो नीतियां एग्जीक्यूट होती है, क्रियान्वित होती है। तो कॉलेज शिक्षा में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी, उनकी जो एग्जीक्यूशन एजेंसी, वो डायरेक्टरेट या निदेशालय होता है, और बनाने वाला होता है वो सचिवालय होता है। और तो कॉलेज शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो ये विभाग बना कब, अगर मान लीजिए कि सबसे पहला सवाल यहाँ से आता है तो ये बना कब, तो आप बताएंगे कि 1800 नहीं, 1958 में। 1958 का मतलब आपको पता ही है कि राजस्थान का एकीकरण हुआ। राजस्थान के एकीकरण के बाद में जब यहाँ 1900 राजस्थान के एकीकरण के बाद जो पूरा चरण खत्म हो गया, उसके बाद 1957-58 के बाद अपने सरकारों का एक सही स्वरूप आया, तो 1958 में कॉलेज शिक्षा विभाग बनता है। इसके उद्देश्य क्या है कि ये कॉलेज शिक्षा डिपार्टमेंट है, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिए इसके 4 उद्देश्य दिए हुए हैं। और ये मैं एक चीज और भी आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने कोई किताबों से नहीं ली है, आप जाके इनको कर सकते हो टैली। कैसे कर सकते हो पहले मैं वही बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा गूगल बाबा के पास जाना है और वहाँ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान लिखना है। मध्य प्रदेश वालों के बारे में मैं चर्चा करूंगा, बिहार वालों के बारे में, हिमाचल वालों के बारे में भी करूंगा, तो भी मैं वहीं से जानकारी लूंगा। तो आप जाके ये टैली कर सकते हो, तो ये आपकी साइट खुल जाएगी। फिर उसमें साइट के भीतर जैसे यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज कितनी है, अबाउट अस में जाओगे तो फिर कई चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पे।
अबाउट अस में फिर कई चीज़ें मिलती है, जैसे इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, नहीं है, इस तरह की चीज़ें उसमें मिलती है। तो आप देख सकते हो एक्टिविटीज़ क्या है, तो जो इसकी गतिविधियां हैं वो देख सकते हो। यहाँ देखिए ज्ञान परक प्रोग्राम, इनका टेस्ट चल रहा है, राजीव गांधी ई कंटेंट प्रोग्राम है, ज्ञान सुधा प्रोग्राम है, ये यहीं पे है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम से है। तो आप साइट को देखने से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। और मैं मित्रों ये केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अदर दूसरी चीज़ों में भी जाओ तो ओरिजिनल सोर्स के पास पहुँचो। जैसे गवर्नमेंट की कोई ओरिजिनल साइट है उसके पास जाइए, उसको एक बार आप जब सर्च करेंगे देखेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया ऐसे हो जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आपका काम बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है कि वो देखता ही नहीं है, तो देखना तो चाहिए ना। तो चलिए कोई नहीं, अब आप देखते नहीं हो, आपको काम करना चाहिए, आपका काम थोड़ा हल्का कर रहा हूँ, आपको इतना होमवर्क ना करने पड़े, इसकी एक सरलीकरण में करके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके 4 उद्देश्य हैं, हालांकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने सरलीकरण किया है। नंबर 1, जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उनका मैनेजमेंट करना, एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है, नए कॉलेजेस खोलना, उनकी एनओसी जारी करना। तीसरा उद्देश्य जो इंपॉर्टेंट है, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करना। ध्यान दीजिए, ये तीसरा उद्देश्य। और चौथा है स्कॉलरशिप वितरण का काम। तो आपसे पूछे कॉलेज शिक्षा विभाग का क्या काम है, तो आप बिल्कुल पॉइंट वाइज बताइए सर इसके 4 काम है। एक एग्जिस्टिंग कॉलेजेज है उनका मैनेजमेंट करना, नए कॉलेजेज खोलना, उनके एनओसी जारी करना, क्वालिटी एजुकेशन को सुनिश्चित करना और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करना। हो गया काम। इसके बाद में नेक्स्ट जब आपसे पूछे कि राजस्थान में उच्च शिक्षा संस्थानों की दशा दिशा क्या है, मतलब कितनी क्या क्या संख्या, उनके आंकड़े हो, तो आंकड़ों में एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे सवालों में आप बिल्कुल फिक्स मत बताना, लगभग का प्रयोग करना, क्योंकि ये बदलती रहती है, कई बार साइट पे अपडेट भी नहीं करते। तो आप थोड़ा, चूंकि साइट को लेटेस्ट देख लेना, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 महीने में कोई बदलाव होगा, लेकिन फिर भी मैं विजिट करने की आपको एडवाइस दूंगा ही। और जो दूसरे राज्यों के स्टूडेंट हैं उनको भी मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि वो भी अपने डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाके वहाँ देखिएगा, उसमें भी मिलेगी, और नहीं है तो और दूसरे सोर्स देखेंगे वहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, टोटल यूनिवर्सिटीज राजस्थान में कितनी है, तो 13 यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सारी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डेटा इस पर नहीं था, फिर वो आप और दूसरी जगह से आप तलाश सकते हो, राजस्थान की जीके की किताबें देख लो, लेकिन उनमें फिर पुराना डेटा मिलता है। आपको अपडेट चीज़ बहुत ज़रूरी है। इनकी आपको लिस्ट भी देखनी चाहिए, वो आप साइट पे देख लेंगे, शायद इतना काम आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसमें कई ओपन यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, किस जगह स्थापित है। कई किसी क्षेत्र से आप आ रहे हो, मान लीजिए कि आप शेखावटी से आ रहे हो तो शेखावटी यूनिवर्सिटी भी उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, आप भरतपुर से है तो ब्रज यूनिवर्सिटी उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट नाम और कहाँ है ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। दूसरा है कि टोटल कॉलेजेज कितनी है, टोटल कॉलेज कितनी है, तो अभी जो अपडेट है वो है 558 सामान्य कॉलेज है, 39 जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज है, टोटल 597। तो आप याद रखिए लगभग 600 के आसपास टोटल कॉलेज है। आप बता सकते हैं सर उसमें लगभग 40 के आसपास एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो ऐसे थोड़ा मोटा आंकड़ा रखिएगा। और इसी तरह से प्राइवेट कॉलेज कितने, निजी कॉलेज कितने हैं, तो 1897 में लगभग 1900, आप ये भी कह सकते हो 2000 से थोड़ा सा कम ये आपका निजी कॉलेज है। आप देखिए संख्या का आंकड़ा कितना, बीएड कॉलेज कितनी है, 1479, लगभग 1500 के आसपास बीएड कॉलेज है। तो आपको मोटी तस्वीर एक पता हो कि लगभग कितनी है। आपको इससे एक आइडिया भी हो जाएगा कि लगभग कितने हायर एजुकेशन में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, कितना क्या डेटा है, वो भी आप थोड़ा सा अपडेट करके देखें, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हो उसका एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको जरूर पता होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के सवालों का नहीं देना मुझे लगता है कि सॉरी कहने लायक नहीं होता, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, कॉलेज एजुकेशन में आप सर्विस के लिए जा रहे हो और वहाँ की आपको जानकारी नहीं है, तो ये बड़ा मतलब एक बड़ा अपराध सा माना जाता है। इंटरव्यू के भीतर कहता है ना, अच्छा ये भी नहीं किया तो फिर इंटरव्यू देने क्यों आया, ये वाली बात होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा सवाल पूछा ही जाए, लेकिन नहीं पूछा जाए बढ़िया है, लेकिन पूछ लिया जाए तो इसमें फिर एक्सक्यूज नहीं होता है मित्रों। ऐसी जगह कि आप आ रहे हो, आप सोचिएगा कि ये सब, मैं कई बार और भी कहूँ कि मान लीजिए कि आपने एमए किया और एमए के पेपर ही नहीं पता है और फिर कह रहे हो सॉरी, तो इसमें फिर सॉरी नहीं चलता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहे हो और मान लीजिए कि आपको बोर्ड पे लिखवा लिया जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर इस शब्द से ही नहीं लिखना है और फिर कहो सॉरी, तो इसका सॉरी नहीं चल सकता है। ऐसे ही आप कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ रहे हो और कॉलेज शिक्षा विभाग के बारे में 2 स्कीम का नहीं पता आपको और फिर कहो सॉरी, तो यहाँ सॉरी के लिए फिर
सामने वाला कहेगा सॉरी। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप तैयारी का हर एंगल को तैयार कीजिएगा। तो इसी तरह से फिर हम आते हैं कि इसका जो संगठनात्मक ढांचा है वो क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक इसका जो सेक्रेटरीट होता है, दूसरा होता है डायरेक्टरेट, सचिवालय और निदेशालय। सभी में यही रहता है, सचिवालय पॉलिसी बनाता है, निदेशालय पॉलिसी को लागू करता है, एग्जीक्यूट करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो जो सचिवालय है उसमें आप सबसे ऊपर मुख्यमंत्री से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबसे हायर जो सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। हाँ, लिखने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के नीचे जो है चीफ सेक्रेटरी CS होता है, वो उसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। फिर उसके बाद में अलग अलग विभाग बटे होते हैं। तो विभाग का जो प्रमुख होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है, वो उच्च शिक्षा मंत्री, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन, कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर होता है, ये ध्यान रखना है हमें। और इसके नीचे जो सबसे हायर पोस्ट होती है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होती है। आप देखिए कि सेंटर में इसे सेक्रेटरी कहते हैं, लेकिन यहाँ और दूसरे राज्यों में अगर जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे या बिहार में देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हिंदी में तो प्रमुख सचिव कहते हैं शायद, है ना, प्रधान सचिव कहते होंगे, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है मित्रों, लेकिन आप फिर भी इसे अंग्रेजी में बोलिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की सहायता के लिए 5 से 7 जो है एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नीचे डिप्टी सेक्रेटरी, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी। इस तरह से एक हायरार्की होती है। फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर UDC, फिर LDC। यही एक हायरार्की सचिवालय की होती है। तो नीचे इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मोटी मोटी चीज हो गई ये। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो निदेशालय, जो मैंने आपको कॉलेज शिक्षा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन। ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको डायरेक्टर बोलते थे, निदेशक कॉलेज शिक्षा। आजकल ये शब्द पता नहीं इस पे प्रशासनिक शब्दावलियों में है कि नहीं है, लेकिन चूंकि साइट पे ही दे रखा है तो हम बोलेंगे कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन। ये वरिष्ठ IAS होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी वरिष्ठ, वो और भी ज्यादा वरिष्ठ IAS होता है। तो ये IAS ऑफिसर होता है, ये आपको पता हो, ये IAS ऑफिसर होता है। इसके नीचे फिर जो है एडिशनल कमिश्नर होते हैं। ये IAS और RAS दोनों हो सकते हैं, जूनियर IAS हो सकता है या सीनियर RAS हो सकते हैं। उसके नीचे फिर जो है आप देखिए जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर फिर 5-7 होते हैं अलग अलग, नहीं है आपका जॉइंट डायरेक्टर। देखिए आप देखिए यहाँ डायरेक्टर शब्द आने लग गया है ना, तो जॉइंट कमिश्नर नहीं, जॉइंट डायरेक्टर वो नहीं, यहाँ तो एडिशनल कमिश्नर। तो पुरानी शब्दावलियां चल रही है फिर नीचे। तो जॉइंट डायरेक्टर अलग अलग है, जैसे जॉइंट डायरेक्टर एकेडमिशियन, एकेडमिक, जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग नहीं है, ये जॉइंट डायरेक्टर जो है जो प्लानिंग इंस्टीट्यूशन जो है इंस्टीट्यूशन से जो है, जो जॉइंट डायरेक्टर HRD, जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, जॉइंट डायरेक्टर IT और एक DLR की पोस्ट होती है। इस तरह से ये जो सारी चीज़ें होती है वो RAS अधिकारी रहते हैं। उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आप कह सकते हो कि कमिश्नर, फिर उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर सेक्शन ऑफिसर, फिर UDC, LDC। ये एक पूरा हायरार्की होता है। इतना वैसे जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर की भी चीज पता हो, बहुत है कि इतने इतने ये होते हैं। एक इसके साइड में जो फाइनेंशियल सेक्शन को देखते हैं, FA बोलते हैं, फिर AO, फिर AO अकाउंटेंट। इस तरह से। और ये पूरा स्ट्रक्चर को अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है, ये देखिए आप जाना अबाउट अस, इसमें जाएंगे आप खुद देखिएगा, इसमें समय खूब लग जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को जब आप देखेंगे तो फिर नीचे पूरा का पूरा ये आपको इस सिस्टम वाइज आपको दिख जाता है। इसके भीतर पूरा का पूरा सिस्टम दिख जाता है इसमें। तो आप इसमें जाके आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा इसमें किस तरह से ये चीज़ है। तो मैं वापस आता हूँ, चूंकि हम कम समय में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। अब आइएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाने वाला सवाल होता है ना, वो वाला है। क्या है कि उच्च शिक्षा का राष्ट्रीय अभियान क्या है? उच्च शिक्षा पर एक पूरा एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है, वो क्या है? ये सवाल पूछा जाने वाला है। मतलब एक अच्छा, ये चीज तो पता ही होनी चाहिए जब आप जा रहे हो। तो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो हायर एजुकेशन के संदर्भ में फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मिशन मोड पे चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। नाम क्या है? रूसा।
ध्यान दीजिए, नाम क्या है? रूसा। डायरेक्ट भी पूछ सकते रूसा क्या है, ऐसे भी पूछ सकते क्या आप जानते हैं क्या रूसा। रूसा अब पूरा नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। देखिए, आर का मतलब क्या है? राष्ट्रीय। यू का मतलब क्या है? उच्च। एस का मतलब क्या है? शिक्षा। और ए का मतलब क्या है? अभियान। आप इसका अंग्रेजी वैसे नहीं मत कर देना, जैसे नेशनल हायर एजुकेशन मिशन, ऐसे नहीं, अंग्रेजी वाले ऐसे नहीं करेंगे, इसका नाम यही है। तो रूसा। अब आप रूसा का आप देखेंगे फ्लैगशिप प्रोग्राम, मैंने आपको बताइए ये 60:40 मतलब 60:40 का प्रोपोर्शन है। 60% भारत सरकार खर्च करती है और 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो रूसा है, ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखिए रूसा प्रोग्राम चल क्यों रहा है। तो आप बताइएगा कि रूसा प्रोग्राम इसलिए चल रहा है, ओवरऑल क्वालिटी मेंटेन ऑफ हायर एजुकेशन, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप देखिए, हायर एजुकेशन नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप इसी सरल शब्दों में समझिए कि जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थान है, उनमें गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। तो हायर एजुकेशन की क्वालिटी कह तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में संस्थानों की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसके लिए क्या करता है ये क्या एक्टिविटीज चलाते हैं? इसमें 3 एक्टिविटीज चल रही है। एक, ये अलग अलग संस्थानों को ग्रांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आपको पता ही है कि इसके लिए पूरा हमारे पास 2 एजेंसियां भी है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। ये जरूर देखिएगा, जो मैंने एक अलग वीडियो में पूरा डिटेल से चर्चा कर रखी है कि जो अभी तक तो यूजीसी ही सब कुछ था, अब वो रेगुलेटरी एजेंसी को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो वो वहां पे देखेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि एक ग्रांट्स, अभी तक तो यूजीसी ग्रांट्स देती थी, यूनियन ग्रांट कमीशन बोलते थे, तो ये अनुदानों का वितरण, किस संस्थान को कितना अनुदान करे उसकी मॉनिटरिंग करना, नहीं है, ये सारी चीजें करना। दूसरा होता है वो है अलग अलग जो टीचर्स और फैकल्टीज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना, इंडक्शन प्रोग्राम चलाना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलवाना। और मैं थोड़ा सा कभी पूछ ले कोई, तो राजस्थान में कॉलेज एजुकेशन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो सेलेक्ट होकर के होते ही फिर उनका एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का HRDC में ये प्रोग्राम चलता है। और इसी तरह से रिसर्च एक्टिविटीज को प्रमोट करना, रिसर्च को बढ़ावा देना उनके भीतर, तो 3 तरह की एक्टिविटीज इसमें होती है। एक सवाल और पूछा जा सकता है इससे जुड़ा हुआ, वो है कि राजस्थान में रूसा की एक्टिविटीज, रूसा कार्यक्रम को मैनेज करने के लिए कोई सेल बनाई गई है क्या? तो आप बताइए जरूर, क्या सेल है? ये सेल का नाम है SLQAC। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा आप लिख भी लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिए, स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। तो ये स्टेट में बनी है, इसका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो जो कॉलेज एजुकेशन का कमिश्नर है, वो इसका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ओके, ये चीज हो गई, ठीक है। इसी तरह से राजस्थान में कॉलेज शिक्षा के कार्यक्रम, मतलब कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है, ये जो निदेशालय है, ये कौन कौन से कार्यक्रम चला रहा है, ठीक है ना, ये जरूर पता हो, ये पूछ लेते हैं। कम से कम आप कॉलेज एजुकेशन में जा रहे हो तो उसके कम से कम प्रोग्राम्स नहीं पता हो। जैसे आपसे ये पूछे कि स्टूडेंट के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा, डायरेक्टरेट द्वारा, टीचर्स के लिए कौन से चल रहे हैं, तो ये मोटी मोटी चीजें जरूर पता हो। तो आप देखिए, ये सारे प्रोग्राम में एक कॉमन बात है। एक प्रोग्राम है ज्ञान सुधा, ज्ञान दूत, ज्ञान गंगा, ज्ञान परख, तो 4 है ज्ञान सुधा। अब आपको इनमें थोड़ा डिफरेंस भी कर ले, ठीक रहेगा। ज्ञान सुधा, ज्ञान दूत, ज्ञान गंगा, ज्ञान परख, ठीक है ना। ये तो क्या चीज है, थोड़ी सी बारीकी से समझ लेते हैं। जो ज्ञान सुधा प्रोग्राम है वो कॉलेज शिक्षा निदेशालय प्रतियोगिता परीक्षा और दूसरी जो कॉलेजेस की जो क्लासेज होती है वो निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाता है, सबकी, नेट की, RS की, IS की, उसकी है। हालांकि आप देखेंगे तो कितना सक्सेसफुल हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन आपसे कुछ पूछ भी ले कि क्या है, ये एक यूट्यूब चैनल है ये, जिसपे ये सारे वीडियोज कंटेंट डालते हैं। इसमें ज्ञान सुधा और सक्सेस साथी, अगर उस पे साइट पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा। उसके लगभग 30,000 सब्सक्राइबर है।
टोटल आप कभी कि आपने क्या देखा है तो आप ज़रूर उसे देख लेना, ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल को, कि अभी हो सकता है बढ़ गए हो, लेकिन साइट पे जो दिया हुआ वो यही है। मैंने भी उसको अपडेट नहीं किया, देखो आप, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये गलती तो आपसे तो होनी होती है। तो इसी तरह से है ज्ञान दूत कार्यक्रम, ये भी पूछ सकते हैं। ये क्या होता है, कोविड काल के अंदर आपने सुना होगा वो जूम पे नहीं चलाया था हमने, गूगल मीट पे क्लासेज चलाते थे, हो सकता है आप भी उसके पार्ट रहे हो। और उस समय बहुत सारे क्लासेज ऑनलाइन प्रोग्राम पे चलाई जा रही थी, तो उस समय जो प्रोग्राम था, अब तो ये नहीं है, कोविड काल में ऑनलाइन कक्षाएं जो लगाई थी कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने, उसे ज्ञान दूत कार्यक्रम कहते हैं। ज्ञान गंगा प्रोग्राम, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। एक शोध गंगा भी होती है, आप ध्यान रखना, कभी साइट देखना, ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा ये क्या है कि टीचर्स जो फैकल्टी है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम और एक्टिविटीज करवाते हैं इसके माध्यम से। और ज्ञान परक, ये भी अभी आपने देखा था ना, मैंने अभी जो कॉलेज शिक्षा निदेशालय की साइट हमने देखी थी, तो उस पर ज्ञान परख ये टेस्ट लेती है, ऑनलाइन टेस्ट लेता है कॉलेज एजुकेशन अलग अलग, तो उसका भी एक है। मैंने देखा है कोई ज़्यादा नहीं है, कोई एक दो ही है अभी। ये तो थोड़ा सा रहता है कि प्रोग्राम चलाते हैं, तब उनका कोई भी नया कमिश्नर आएगा, प्रोग्राम चलाएगा, वो उसका प्रचार प्रसार होने लगेगा, मैं कोई बड़ा बदलाव कर रहा हूँ, फिर नया कमिश्नर आता है, फिर वो ढाक के तीन पात हो जाती है। तो ये हमारी दिक्कत है। नए इनोवेशंस होने चाहिए, लेकिन उनकी कंटिन्यूटी भी बरकरार रहनी चाहिए। इस तरह के सजेशंस आप कई बार दे सकते हो। तो ये है, एक चीज ये है कि राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे खोल के भी देखिएगा साइट पे, अलग अलग जो कॉलेज है उन्होंने कंटेंट डाल रखे हैं। नहीं है, हर कॉलेज का अलग कंटेंट है जो इससे जुड़ी हुई है, और मतलब लाखों कंटेंट है जिसमें स्टूडेंट जाके उन कंटेंट को देख सकता है। यूट्यूब वीडियोज भी है, और बहुत सारे आपको पीपीटीज भी मिलेगी, बहुत सारे और कंटेंट भी मिलेंगे। लेकिन उसका राजीव गांधी कंटेंट, अर्जुन दृष्टि प्रोग्राम चलता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय का, जो खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं उनको अर्जुन दृष्टि कार्यक्रम हम कहते हैं। तो आप देखिए, ये आपको पता हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता हो, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये आपको जानकारी हो। पहले इसका नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, अब इसका नाम स्वामी विवेकानंद से कर दिया जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो इसमें क्या है, विदेश में जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनको पूरा खर्चा राजस्थान सरकार देती है। पहले 200 स्टूडेंट के लिए किया, फिर 500 के लिए किया, अभी इस सरकार ने गठा करके शायद आप चेक कर लेना 300 स्टूडेंट किया है। तो विदेश के अंदर आप पूरा खर्चा, पूरा उनकी ट्यूशन फीस, रहने का सारा खर्चा राजस्थान सरकार उठाती है। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है राजस्थान सरकार का। तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। तो हमने अब तक जो चीज़ें देखी, आपको कई तरह के सवाल पूछ सकते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि कॉलेज शिक्षा विभाग या कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कॉलेज शिक्षा का ढांचा क्या है, कॉलेज शिक्षा की कितनी संस्थाएं, कितनी यूनिवर्सिटी है, कितनी कॉलेजें हैं, आपका रूसा पे सवाल हो सकते हैं। तो इस तरह के सवालों की पूछने की प्रोबेबिलिटी है, पूछा भी जाना चाहिए। मैं रहूं तो निश्चित तौर पर इस तरह के सवालों को बहुत ज्यादा पूछो अगर मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठूं तो। क्यों? क्योंकि जिस संस्थान में आप जा रहे हो उस संस्थान के बारे में आपको कहीं नहीं पता। आपको, आपका मतलब आप सोचिएगा कि आपको जिस जगह आप पूरी सेवा देने जा रहे हो उसका ABCD नहीं पता और आपको सिलेक्शन कर ले, तो ये तो पाप हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें कोई सॉरी नहीं होती मित्रों। तो आप ऐसा रिस्क ना लो, कई बार ऐसी चीज हो जाए बढ़िया, तो आपसे पहले 3 स्टूडेंट नहीं बता पाए, और कई बार ये क्रम ही चलता है कि नहीं बता पाए सबसे पूछो, और आप चौथे और आप बता दो, वाह वाह, बल्ले बल्ले हो जाती है। मैंने आपको बताया भी ये बात। पूरे इंटरव्यू के दौरान कोई 1 या 2 मोमेंटम या जो सवाल होते हैं वो डिसाइड करते हैं रैंक, ये ऊपर नीचे वो डिसाइड, तो उनमें आपकी भी हो जाए। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी का मतलब मैं इतना मानता हूँ, आप ये समझो कि इंटरव्यू का तैयारी का मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इंटरव्यू की तैयारी का मतलब होता है आपको हर स्टूडेंट का अलग व्यक्तित्व होता है, अलग बायोडाटा है, उसकी अलग जरूरत है, तो उसके साथ अलग से बैठ के, एक हर स्टूडेंट के साथ अलग से बैठना पड़ता है, और उसकी वीकनेसेस, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसको स्कैनिंग करके और उसको एक तरह से उसका डर दूर करना, उसको प्रैक्टिस करवाना, और प्रैक्टिस ही इंटरव्यू की तैयारी